Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome to मास्टर पीएमपी ट्रेनिंग सीरीज़। हम पीएमपी ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे नॉलेज और चीज़ों को देखते हुए जा रहे हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इन्फ्लुएंस को देखा, फिर हम आगे आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स के ऊपर, जिसके अंदर आपके पास पहले हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखी और आज के जो हमारा टॉपिक है इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ये जो है आपके पास नो होम भी आपके पास कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है और डिफरेंट रोल्स के ऊपर सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी उनके मॉड्यूल्स हैं, हर किसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो उसको जो है कंप्लीट कर रहा होगा। वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी है। मैं ये कहूँगा कि प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन मेथड को जब भी मैंने यूज़ किया है तो मेरे पास जो है रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, क्योंकि ये आपकी डेफिनेटली पीएमआई की जो मेथडोलॉजी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथडोलॉजी है, उसके लाइफ साइकिल को फुली सपोर्ट करती है। इसके अलावा आपके पास लर्निंग और कैरियर डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आप काम करेंगे और आपका सारा फोकस होगा कि किसी तरीके से हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। इसका फोकस ये नहीं है कि आप कोई नई चीज़ सीखें या अपने कैरियर को डेवलप कर सकें। इसके अंदर कैरियर और लर्निंग को डेवलप करने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल होता है, जिसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सेल्फ ट्रेनिंग के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकता है। अक्सर मैं उसको यूज़ करता हूँ, यूटिलाइज़ करता हूँ आउट ऑफ द सर्कल में अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए। लेकिन ऐसा जो है लर्निंग का कॉर्नर इस पे नहीं होता। जो आपके पास इसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जितने भी लोग हैं उनको ये सारी मेथडोलॉजी आती है और वो लाइफ साइकिल को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसके एक स्ट्रक्चर को देखते हैं इन ग्राफिकल फॉर्मेट। तो अगर देखें आपके पास सबसे ऊपर होगा सीईओ और फिर आपके पास जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं डिफरेंट स्टाफ को हैंडल कर रहे होंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होंगे। फॉर सपोज़ आपके पास जो है एक जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो माइट भी फ्रंट एंड को एक प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हो और बैक एंड को दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हो। इसी तरीके से जो है अगर आपके पास थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या पता एंड्रॉयड डेवलपमेंट को एक प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हो, आईओएस को दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हो, और आपके पास जो है जो आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको आपका सीईओ इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करके देख रहा हो। प्रोजेक्ट की जो कोऑर्डिनेशन है वो टॉप टू बॉटम की तरफ जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो आपके पास जो है कम्युनिकेशन करते हैं अपने स्टाफ के साथ। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास ये आएगा कि एक स्टाफ को दूसरे स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन जो है उसमें लिमिटेशन होती है, क्योंकि फ्रंट एंड वाले अपना काम कर रहे होंगे, बैक एंड वाले अपना काम कर रहे हैं, टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मैनेजर अपना काम कर रहा होगा, कंट्रोल का अपना काम कर रहा होगा। तो इसको हम थोड़ा सा जो है फॉर्मलाइज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपके पास है आपके टीम लेवल के ऊपर, नॉट इनसाइड द टीम। सो बेसिकली आपके पास जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एक टीम की आपस में अपने स्टाफ के साथ है। बाकी टीम्स जो हैं आपके पास डिपार्टमेंट में या मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं उनके साथ नहीं है। प्रोजेक्ट ड्रिवन कोऑर्डिनेशन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके पास इसका। आपके पास प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं, लाइफ साइकिल बहुत अच्छे तरीके से आपके पास यूज़ होता है, लेकिन बहुत हाई रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि टीम्स की जो ऊपर मैनेजर्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। सारे जो हैं रिपोर्ट कर रहे होते हैं सीईओ को डायरेक्टली। सो बेसिकली हाई रिस्क होता है, कोई भी एक आपका मॉड्यूल फेल हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट जो है आपके पास फेल हो जाएगा। और आपके पास सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि मोर फोकस्ड होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के ऊपर। सो जल्दी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी को यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके पास जो आज का आ रहा है वो आपके पास है पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत पुअरली इसके अंदर यूटिलाइज होती हैं, क्योंकि एक टीम को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाती हैं, दूसरी टीम को जो है ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाती हैं। और सम टाइम जो है आपके पास जो इशू आ जाता है कि आपके पास एक टीम जो है वो सारी चीज़ों पे काम कर रही है और आपके पास जो है कोई भी एक सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, कोई भी एक आपके पास एक जगह नहीं है जहाँ तीनों जो मैनेजर्स हैं या 2 मैनेजर्स हैं या 10 मैनेजर्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकें। सो बेसिकली ये थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इस अप्रोच के, और अगर इनको जहन में रखते हुए अब अगर आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों हम इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव में। क्योंकि हर स्टाफ जो है वो अपना काम कर रहा है, एंगेज कर रहा है एक्टिविटीज़ के अंदर और उसकी कोऑर्डिनेशन अपने मैनेजर में। सो ये वीडियो थी यहीं तक। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर हम ये फ्री नॉलेज आगे नहीं मूव कर सकते हैं। सो शुक्रिया, थैंक यू।